नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग अपने एमपी स्पेशल की सीरीज चला रहे थे। कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश की परियोजनाएं देखी थी। आज हम लोग मध्य प्रदेश के वन को देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसके पहले थोड़ा सा वनों के बारे में चर्चा करेंगे। वन क्या होते हैं, वन के प्रकार क्या होते हैं, फिर बाद में कैसा कैसा वर्गीकरण किया गया है, इन सब चीजों को भी देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश वन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल अपने पास रखता है, क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर। और जबकि अगर हम लोग परसेंटेज के आधार पर जाएं तो सबसे ज्यादा जो है मिजोरम के पास वन परसेंटेज वाइज है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था भारत का जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में कर दिया। और इसके बाद जिन क्षेत्रों में वन कम थे वहां पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पंचवन योजना चलाई गई और साथ ही 1976 में सामाजिक वन की योजना को भी लॉन्च कर दिया गया। ये तो सब बेसिक हो गया। और मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको पता है, भारत में प्रत्येक 2 साल में भारत वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा वनों का सर्वे किया जाता है और उसी संस्थान के द्वारा मध्य प्रदेश के वनों का भी सर्वे किया जाता है। 2021 में इसकी आखिरी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की अपेक्षा मध्य प्रदेश के कुल वनों में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया में बढ़ोतरी हुई थी। मतलब एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए गुड न्यूज है कि मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार हो रहा है। सवाल उठता है कि वन क्या होते हैं। हम लोग वन तो पढ़ रहे हैं, तो वन क्या होते हैं, वन की परिभाषा से हम क्या समझते हैं। तो वन एक पेड़ पौधे जीव जंतुओं का समूह होता है जो पर्यावरण और एक पूरे जैविक संरचना में सुधार लाता है। यहाँ पे मैंने एक परिभाषा बनाई है। एक ऐसा व्यापक क्षेत्र होता है जहां पर आपको दिख रहा है वृक्ष, है ना, आच्छादित हो और पर्यावरण के साथ साथ पूरी जैविक क्षमता में सुधार करता है। तो वन के अंतर्गत हम वन वनस्पतियों, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों को शामिल करते हैं। इनके समूह को हम लोग वन कहते हैं। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में खुला वन क्या होता है ना, और इसके बाद घना वन क्या होता है, मध्यम वन क्या होता है। ये सब हम इस तकनीकी वर्ड को भी यहाँ पे समझेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हम इसकी अभी आगे चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली बार वन नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी हमारी 1952 में। और इसके बाद जो नई नीति वन नीति चल रही है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश को अभी वनों को रेगुलेट किया जा रहा है, वो 2005 की वन नीति हमारी चल रही है। 1988 में भारत ने अपनी नवीन वन नीति को बनाया और इस नीति के अनुसार भारत सरकार ने यह प्रावधान रखा कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर वनों का विस्तार 20% किया जाएगा और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर वनों का विस्तार लगभग 60% या 60% के आसपास रहेगा। और ओवरऑल किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के लिए ये माना गया कि 33% एरिया पर फॉरेस्ट होना चाहिए। और उसी ओर जो है मध्य प्रदेश शासन भी लगातार प्रयास कर रही है, नए नए वनों का क्षेत्र को विस्तार करने में वनारोपण कर रही है, वृक्षारोपण करवाती जा रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया पंचवन योजना और सामाजिक वन की योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के पास 77,493 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद करने के लिए 77,500 समझ लीजिए, 77,500 के आसपास इसका है। और ये जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.16% है। ये तो वन हो गया। वन और वृक्षारोपण को अगर मिला ले टोटल, और जो वृक्ष है सड़क के किनारे, नहर के किनारे, गार्डन में, सब जगह इनको मिला लेते हैं तो ये जो प्रतिशत है हमारा जो है जा करके चला जाता है 30.2 के आसपास चला जाता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन का नेचर जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है। अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में वनों का कितना क्षेत्र है, तो इसका आंसर आएगा 25.16। लेकिन अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में वन आवरण कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 30.17 के आसपास वो बनता है। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको वन नीति बताई दी है, जो वन नीति लाई गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन 2 रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी? 1952। और आखिरी जो जिसके अनुसार अभी रेगुलेट हो रहा है यहाँ का फॉरेस्ट, 2005 में बनाई गई है। ठीक है, और ये जो मैंने डेटा लिखा है, भारत की जो सबसे आखिरी वन नीति थी 1988 में बनाई गई थी, और स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति भारत की कब बनी थी ये भी ध्यान रखिएगा, वो बनी थी 1952 में बनाई गई थी। क्लियर है? तो इसके अनुसार हमने बताया कि मैदानी भागों में 20%, पहाड़ी क्षेत्रों में 60%, ओवरऑल जो है 33% फॉरेस्ट की बात कही गई। इसके बाद आइए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया है कि आप बहुत सारी यहाँ से जानकारी मिल सकती है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1981 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून पर है। फिर से रिपीट करता हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश कब किया गया? 1981 में किया गया। इसका मुख्यालय जो है स्थापित किया गया देहरादून में। और ये किस मंत्रालय के अधीन करता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन में काम करता है। इसका मुख्य काम है भारत के वनों का सर्वे करना, और प्रत्येक 2 साल में यह रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। आखिरी बार इसके द्वारा रिपोर्ट को जो प्रकाशित किया गया, वह किया गया 2021 में किया गया। ठीक है, इसके आगे आते हैं। अब जो चीज मैंने कहा था इसको हम यहाँ पे समझेंगे प्रॉपरली। हमने कहा था कि जो घना वन क्षेत्र का प्रतिशत है 2.13 है। 2.13 जो है वो हमारा घना वन क्षेत्र है। इसका मतलब क्या होता है? घना वन क्षेत्र, फिर मध्यम वन क्षेत्र, फिर खुला वन क्षेत्र। देखिए, इसका मतलब ये होता है, जो डेंस फॉरेस्ट का यहाँ पे मतलब लिया गया है, ऐसा क्षेत्र जहां पर वृक्षों की कैनोपी 70% से ज्यादा है ना, कितना? 70% से ज्यादा है, उसको हम लोग घने वन के अंतर्गत रखेंगे। और जहां पर वृक्षों का विस्तार या जो है कैनोपी जो है 40 से 70% है, उसको हम लोग मध्यम, और जो 40% से खुला कम माना जाएगा उसको हम लोग लेंगे खुले वन के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। डेंस फॉरेस्ट का मतलब जहां पर 70% वृक्षों की कैनोपी है उसको हम लोग कहेंगे डेंस फॉरेस्ट, 40 से 70% वाले को कहेंगे मध्यम, और 40% से कम वाले को कहेंगे खुला। और ये रेंज रहती है 10 से 40, 10 से 40 तक को हम लोग खुले में लेते हैं। तो 10 से कम वाले को क्या लेते हैं? हम लोग झाड़ियों के रूप में, श्रव के रूप में लेते हैं उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये ध्यान रखिए, ये डेटा जो है आपको मैंने जो बताया था, अगर कभी वनीकरण का पूछे तो ये कितना है हमारा? 94,699, और जो प्रतिशत के रूप में जा रहा है 30.7 पॉइंट के आसपास जा रहा है, 30.7 के आसपास ये जा रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है हमको। वहां पे हमको दिख रहा था पिछली वाली स्लाइड में 25% के आसपास जा रहा था, वहां पर फिर वन को लिया गया है। और यहाँ पर जो लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया? यहाँ पर वन प्लस जो अन्य स्थानों पर वृक्ष हैं उनको भी सबको कैलकुलेट करके एक वना आवरण बनाया गया। उसका जो है 30% जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो हमारा पूरा वृक्षों से वना आवरण है ना। वन आवरण यहाँ पर 30.73% पाया जाता है। आगे चलते हैं, 2021 की वन रिपोर्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2021 की वन रिपोर्ट को समझने के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 2021 की वन रिपोर्ट में किन 5 राज्यों को सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य घोषित किया गया है। ये जो मैंने स्लाइड दिखाई है, ये स्लाइड पर एरिया वाइज दिखाया गया है, और इसके लिए मैं एक कोडिंग आपको दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, इस कोडिंग को आपकी हेल्प करेगा। ये जो 5 राज्य इसको बोलते हैं मैक ओएम। क्या बोलते हैं? मैक और ओएम। मैक बुक से आप इसको मैक याद रखिएगा, ओएम। तो सबसे फर्स्ट मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां महाराष्ट्र। ये 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जिनके पास सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये जो लगा हुआ सीक्वेंस, ये डिसेंडिंग ऑर्डर पर लगा हुआ है, दिमाग में रखिएगा इसको भी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर पर लगा हुआ है। तो 5 ये राज्य थे।
इसके बाद 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार ये प्रतिशत के आधार पर लिए है ना। और इसको हम लोग कहते हैं मियाँ जी का मेमना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम अपने याद करने के तरीके में हम ये कहते हैं कि मियाँ जी का मेमना। तो ये क्या होता है इसको भी समझना। देखो, मिजोरम, इसके अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो ये पांचों के पांचों राज्य प्रतिशत के आधार पर यहाँ पे लिखा है मैंने। तो पांचों के पांचों कौन है? सेवन सिस्टर के पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज इनकी ये कंडीशंस बैठी हुई है। लेकिन अगर पूरे भारत में मान लीजिए शामिल करता है, केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करता है, तो और पूछता है सबसे ज्यादा 1% कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप आंसर होगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। हाँ, लक्षद्वीप। ठीक, आगे चलते हैं। इसको देखने के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले जिले हैं उनमें हम लोग बालाघाट को रखेंगे, और उसके बाद दूसरा छिंदवाड़ा और तीसरा बैतूल। दो को याद रखिएगा कम से कम। और ये देखिए, अगर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के कौन से जिले आ रहे हैं? हमको दक्षिण पूर्वी जिले देखने को मिल रहे हैं, है ना। बालाघाट को देखिए, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, ये पूरे कौन से जिले हैं हमारे जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है, वो है। अब न्यूनतम वन क्षेत्र वाले कौन से जिले? देखिए, ये वाले में एक चीज हमको और ध्यान रखना होगा कि जो क्षेत्र है वन क्षेत्र, ये कैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले क्षेत्र बन गए। उसका रीजन है, ये जो तीनों क्षेत्र हैं यहाँ पर अगर आप वर्षा की मात्रा देखिएगा, ये सब जो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र भी पाया जाता है। अब हम न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो कौन सा है आपका? उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। ये ऐसे जिले हैं जहां पर वर्षा भी कम हो रही है, और खासतौर से उज्जैन, शाजापुर, यहाँ पर औद्योगिकीकरण ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी वनों का काफी विकास किया है। और इस कारण से आज उज्जैन जो है सर्वाधिक न्यूनतम वनों के साथ यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर काबिज दिख रहा है हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों डेटा याद रखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ये एरिया के आधार पर है। तो कौन कौन सा आ रहा है? देखिए, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। इसके बाद उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। यहाँ पे आप देखिए जो बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, समझिएगा कि यहाँ पर हमको जो ये तीनों दिख रहे हैं, है ना, ये जो हमको दिख रहे हैं, ये अपने आप में कौन है? उज्जैन संभाग वाले हैं, है ना। ये कौन है? उज्जैन संभाग के हैं। और यहाँ पर हमको देखना, यहाँ पर अगर इसमें चले जाएं तो ये दो कौन से हो जा रहे हैं? ये दो जबलपुर संभाग का है, और ये जो है हमारा एक नर्मदापुरम संभाग का है। तो पूरा उज्जैन संभाग के 3 जिले जो हैं हमको पहले ही मिल गए हैं इसमें, कि टॉप 3 में उज्जैन जिले की संभाग स्थित है। तो आपको क्वेश्चन का जब आंसर प्रीलिम्स में बना रहे हैं, मेंस में याद करना होगा, आपको फर्स्ट समझ में आ जाएगा। उज्जैन, शाजापुर और रतलाम जो है 3 ऐसे जिले हैं जो अपने न्यूनतम वन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला क्षेत्र। फिर से देखिए, बालाघाट आ गया, लेकिन ये दोनों डेटा बदल गए। एक श्योपुर चला गया, एक उमरिया चला गया। ये परसेंटेज के आधार पर है। 53% एरिया पर यहाँ पर हमको वन देखने को मिल रहा है। जबकि हम अगर पीछे वाले में चले, कि न्यूनतम प्रतिशत वाले में, तो उज्जैन, शाजापुर और तीसरा भी जो है रतलाम ही है। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, उज्जैन, शाजापुर और रतलाम को हम जब देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख रहे हैं उज्जैन, शाजापुर और रतलाम, ये तीनों जो न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम प्रतिशत वाले वन क्षेत्र हैं, या परसेंटेज के आधार पर हो या एरिया के आधार पर हो, दोनों समान है। लेकिन यहाँ पर डेटा बदल गया। बालाघाट तो है, बालाघाट एरिया के आधार पर भी है और परसेंटेज के आधार पर है, लेकिन दूसरा वाला जो श्योपुर है वो नॉर्थ में पहुंच गया सीधे सीधे, है ना, और चंबल संभाग का हो गया, और उमरिया जो है हमारे शहडोल संभाग का पार्ट हो गया। तो ये डेटा थोड़ा सा बिल्कुल याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब मध्य प्रदेश को वनों को मैनेजमेंट करने के लिए, वनों का प्रबंधन करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को 16
वन वृत्तों में बांट दिया गया है। किसने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने वन वृत्तों में बांटा गया, तो 16 वन वृत्तों में बांटा गया। अब इसमें से सर्वाधिक बड़ा वन वृत्त कौन सा है, तो देखिए बालाघाट। तो बालाघाट हमको 3 जगह डेटा देखने को मिला है, एक तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रतिशत के आधार पर भी, और तीसरा डेटा हमको ये मिल गया बालाघाट का कि यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा वन कौन सा वृत्त है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें सबसे छोटा वन वृत्त उज्जैन, तो उज्जैन को भी ध्यान में रखना है कि क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देख चुका उज्जैन जो है प्रतिशत के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा वन क्षेत्र वाला जिला था, और यहाँ पे सबसे छोटा वन वृत्त भी उज्जैन भी है। क्षेत्रफल के आधार पर चलें तो यहाँ पे पूरा डेटा बदल गया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा और सबसे छोटा वन वृत्त जो है होशंगाबाद। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, तो ये हमें याद करते हुए चलना है। इसके बाद अब ये तो बेसिक जानकारी थी वनों की जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। वन क्या होते हैं, कितना डेटा है वनों का, कौन डेटा रिपोर्ट जारी करता है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, किस पोजीशन पे है, इन खुला वन क्या होता है, मध्यम वन क्या होता है, घना वन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनेगा। पहला क्वेश्चन बनाएगा आपसे, एक क्वेश्चन बनाएगा आपसे ये वाला कि मध्य प्रदेश के वनों का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा क्या बनाने वाला है। ये पहला क्वेश्चन ये बनाएगा आपसे, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को राइज ही कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि मध्य प्रदेश के वनों का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए, प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ये एक पहला क्वेश्चन बना सकता है, या आपसे ये भी कह सकता है कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिए, विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। देखिए, इसको पढ़ाते समय आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता हूं। वनों का वर्गीकरण करने का एक ही तरीका रहेगा, नाम इसका अलग अलग हम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वनस्पतियां वर्षा व ढलान का पालन करती हैं, अनुसरण करती हैं, इसलिए हमको सिर्फ मध्य प्रदेश की वर्षा को दिमाग में रखना है और ये नाम याद रखना है बस। इसके बाद तो हम अपने आप लिख लेंगे कि कहाँ पे कौन सा वन पाया जा रहा है, कितनी कौन सी वनस्पतियां पाई जाएंगी, क्यों पाई जाएंगी, हमको सब ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो अपन चलते। पहला हमने कहा कौन कौन सा, प्रादेशिक आधार पर। तो देखिए, 3 जितने भी मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है, जितने आधार पर, सब में 3 ही प्रकार के वनों को बांटा गया, ये भी एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, आपको पता है सबसे ऊपर वाला क्षेत्र ले लिया हमने, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र ले लिया। दूसरा क्षेत्र हम लोगों ने जो लिया विंध्य और कैमूर क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र लिया। और तीसरा नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र ले लिया है। 3 क्षेत्र लिया है। इसको मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, मैंने इसमें मैपिंग भी आपके लिए डेवलप की, ये वाला। ठीक है, देखिएगा अब जो ये मैप आपको दिख रहा है मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, मैंने इसमें कुछ चीजें और लिख दिया है अलग से। विरला वन पाया जा रहा है, सघन वन और अति सघन वन। हम अगर इसकी चर्चा करें तो ये जो वन का विस्तार है इस वाले वन का, तो हमको पूरा उत्तरी ग्रिड मध्य प्रदेश का, जिसके अंतर्गत आपका भिंड, मुरैना, और आपका चंबल, इसके बाद आप आइए ग्वालियर, शिवपुर, दतिया, यहाँ पे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये रतलाम, पूरा झाबुआ, अलीराजपुर, ये कौन सा बेल्ट है? ये वो बेल्ट है जो कि मात्र 70 सेंटीमीटर से कम बारिश प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब इतने कम बारिश में तो यहाँ सघन वन तो मिलने वाले हैं नहीं आपको, है ना? तो कैसे वन मिलेंगे? विरल वन मिलेंगे। साथ में यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर विरल वन, या इसी को कह सकते हैं शुष्क वन, यहाँ पर पाए जाएंगे। अब शुष्क वन और विरल वन मतलब दूर दूर झाड़ियां मिलेंगी। दूसरी बात, यहीं पर कटीले वन देखने को मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे? कटीले, मतलब कैसी झाड़ियां मिलेंगी? कटीली झाड़ियां मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? देखिए, जहां भी वर्षा कम होती है, पत्तियां अपने स्वरूप को संकुचित कर लेती हैं और उसको कांटेदार रूप में परिवर्तित कर देती हैं। कितना बढ़िया नेचर का कमाल है प्रकृति का। देखिए कि जितनी संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। क्योंकि जब कांटेदार पत्तियां हो जाती, कांटे कुछ नहीं है, पत्तियां ही है, तो ये इनका धूप से जो होता है
पाला कम पड़ता है, क्षेत्र कम लगता है, तो वेपोराइजेशन जो होता है ना, जो जलवाष्प बनाने की क्रिया है वो पानी कम लेती है, और इसके कारण से ये एक लंबे सूखे को कम वाटर के साथ सरवाइव करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे अगर हम लोग कहें तो देखिए, वृक्ष जो पाए जाएंगे मुख्य रूप से यहाँ पर आपका बेर, बबूल, कैक्टस, है ना, खैर, कत्था, ये सब जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाले हैं। ये सब पेड़ हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुरैना शिवपुरी का जो क्षेत्र है, जो हमने बांटा है रीजनल बेस पर, तो कैसा है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है ना। और इसका रीजन भी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जा रहा है। तो अब इतने कम वर्षा में कैसे वन पैदा होंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पैदा होंगे। इसके बाद ऐसे वनों की विशेषता होगी, कटीले वन होंगे। अब यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे, इन वृक्षों की जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो बहुत कम पाई जाएगी, ठीक है। ऊंचाई जो है कम पाई जाती है, लेकिन इनके तने जो होते हैं मोटे होते हैं, और इनके जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, और जो जड़ होती है वो काफी गहरे तक चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि पानी की तलाश में ये अपनी जड़ों को नीचे करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका ऊपरी धड़ कम है, लेकिन नीचे वाला धड़ का विस्तार ज्यादा पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला, कौन सा, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र का। अब देखते हैं विंध्य कैमूर क्षेत्र का। इसको समझने के पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र। देखो, ये जो है ऐसा बेल्ट है जो 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर वो कौन से वन पाए जाने वाले हैं, यहाँ पर जो वन मिलेंगे वो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, है ना। मतलब आधे वृक्ष एक साथ पत्ती गिराएंगे, आधे वृक्ष एक साथ, मतलब यहाँ पर भी हमको एक सीजन ऐसा नहीं आने वाला है जहां पर एक साथ वन जो है पत्ती विहीन हो जाए, ठीक है। और इन वृक्षों की लंबाई जो है निश्चित रूप से इन शुष्क वनों की अपेक्षा ज्यादा होगी, और इनके पत्तों की चौड़ाई भी ज्यादा पाई जाएगी। इन्हीं पर साल वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में साल वन कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र पे साल वनों का संकेंद्रण क्यों होता है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर साल वन पाए जाएंगे। आपने देखा होगा साल वनों के जो पत्ते होते हैं काफी चौड़े होते हैं। यहाँ पर इतना पर्याप्त पानी है कि ये अपने अपने पेड़ों की लंबाई भी बढ़ा डालते हैं और पत्तों की चौड़ाई भी बढ़ा लेते हैं। पेड़ों की लंबाई इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि इनको सनलाइट प्राप्त करना पड़ता है, और इनकी जो लंबाई पाई जाती है औसतन 30 से 45 मीटर पेड़ यहाँ पे लंबे हमको देखने को मिलते हैं। और चूंकि थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट होता है, थोड़ा क्या, ठीक ठाक अच्छा डेंस फॉरेस्ट होता है, धूप को प्राप्त करने के लिए वृक्ष अपनी लंबाई को लगातार आगे चले बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। बहुत घना वन होता है ये। और इसके अलावा साल वन के अलावा सागौन, बांस, ठीक है, बांस आदि वन यहाँ, आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग विंध्य कैमूर क्षेत्र सघन वन पर। अब यहाँ पे सघन वन है, ये कैसा वन होने वाला है, 100 सेंटीमीटर तक बारिश प्राप्त करेगा, 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाला वन। यहाँ पर कैसे वृक्ष आने वाले हैं, यहाँ पर जो वृक्ष हैं, यहाँ पे सागौन वृक्षों की प्रधानता रहने वाली है। तो ध्यान रखिएगा सागौन, इसके अलावा आम, इमली, पीपल, सभी वृक्ष हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक गोला कर रहा हूँ, ये होशंगाबाद को दिखाना चाह रहा हूँ, पचमढ़ी को। यहाँ पर भी आपको ये वाला वन देखने को मिल जाएगा, अति सघन वन, क्योंकि महादेव पर्वत में पचमढ़ी स्थित है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, 199 सेंटीमीटर। और इतने वर्षा में जो वन होता है वह एक तरह से सदाबहार वन के रूप में हो जाता है, लेकिन 199 सेंटीमीटर है, हम आर्द्र पर्णपाती वनों के रूप में ही चले जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती के रूप में वन यहाँ पर भी पाया जाता है। इसके अलावा पूरा क्षेत्र जो है विंध्य कैमूर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 वर्गीकरण हो गया हमारा, किसके आधार पर, प्रदेश के आधार पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, और इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जरा सा है क्वेश्चन है, इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं कहूँ मुरैना, आपको पता है ये कैसा है, आपको पता है बिल्कुल कम बारिश वाला क्षेत्र है, कम बारिश हो रही है, तो वनस्पतियां कैसे होने वाली हैं, बिल्कुल स्कैटर्ड होने वाली हैं, बिल्कुल विरल होने वाली हैं, कांटेदार वनस्पतियां होंगी। प्लस यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है ये पूरा महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी है यहाँ पे, और ऐसे में
यहाँ पर पानी की कमी है, तो अब पत्ते क्या करेंगे, पेड़ अपने सर्वाइव करने के लिए अपनी पत्तियों को एक तो गिरा देंगे जो भी है, दूसरा कांटे नुमा के रूप में ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये विंध्य वाला क्षेत्र है, आपको बता ही दिया मैंने, 70 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। यहाँ पे सागौन वनों की प्रधानता रहेगी। इसके अलावा आप जितने भी पेड़ देखते हैं, आप चाहो तो सबको यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना, जो यहाँ पे आपका होशंगाबाद वाला प्लेस है, पचमढ़ी की पहाड़ी, वहां पे ध्यान रखिएगा 199 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक लोकेशन उसकी बन रही है, लेकिन हम इसको लेके चलते हैं, अति सघन वन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी हमको साल और सागौन वनों की एक पूरी की पूरी जो बोरी की पहाड़ी है होशंगाबाद में, बड़ी फेमस है, वहां पर हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला क्षेत्र आपका हो गया बाला। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, रीवा, सीधी, सतना, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। आपने देखा था सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही थी, छिंदवाड़ा बालाघाट में हो रही थी। और आप देखिए यहीं पर हमको अति सघन वन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए बच्चों प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण। आते हैं अगला क्वेश्चन लेके, भौगोलिक आधार पर, है ना, पहला हमने प्रादेशिक आधार पर किया, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। पुनः से मध्य प्रदेश के वनों का 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अगर इसकी जो हम डायरेक्शन देखेंगे, लगभग आपको ऊपर वाले की दिख रही है। देखिए जरा, ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जहां पर अत्यधिक वर्षा होगी वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। यहाँ पर साल वनों की प्रधानता रहेगी। यहाँ पर वृक्षों की सघनता ज्यादा रहेगी, वृक्षों की लंबाई ज्यादा होगी, है ना, पत्तियां यहाँ की चौड़ी होंगी। ये इसकी सब विशेषता होने वाली है। ठीक है, और जैव विविधता का क्षेत्र है, बिल्कुल है। आप देखिए अचानक मार जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों पर ही जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहीं पर आप देखिए हमारा नेशनल पार्क भी बैठा हुआ है ना, बांधवगढ़। तो ये दिमाग में हमको रखना है। इसके बाद आइए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अगेन 70 से 100 सेंटीमीटर, पुराना कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। कैसा होगा, तो यहाँ पर वृक्षों की लंबाई अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की अपेक्षा कम हो जाएगी, पत्तियां अपेक्षाकृत कम चौड़ी हो जाएंगी, और यहाँ पर सागौन वनों की प्रधानता होने वाली। किस वनों की, इसके अलावा आम, पीपल, नीम जैसे पेड़ भी यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर से यहीं पर एक कॉन्सेप्ट वही वाला लेके आते हैं कि पचमढ़ी वाला जो एरिया आएगा यहाँ पर, है ना, पचमढ़ी वाले एरिया को लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है हमको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा। फिर तीसरा देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, सिर्फ नाम बदला गया है, उसको प्रदेश के आधार पर कर दिया गया, और इसको जो हम लोगों ने बांट लिया है भौगोलिक आधार पर कर दिया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, वही विशेषताएं जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की। कौन कौन सी, कटीले वन पाए जाएंगे, स्कैटर्ड वन पाए जाएंगे, वृक्षों की लंबाई कम होगी, पत्ती की चौड़ाई बहुत कम होगी, सामान्यतः कांटे के आकार की होगी, इनके जड़ बहुत गहराई में जाते हैं, इनके तने अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। तो ये सब वृक्ष जो है, और कांटेदार वनस्पतियां सब पाई जाने वाली हैं। कैक्टस प्रजाति, बबूल, बैर, खैर, ये सब जो है इससे हमें यहाँ पे पेड़ मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रजाति के आधार पर, साल के आधार पर, सागौन के आधार पर और मिश्रित वन के आधार पर। देखो तो जरा, इसके अलावा जो वन बचेगा उसको बोलते हैं अवर्गीकृत हो जाएंगे। तो साल के आधार पर टोटल 4.1% एरिया मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जितना भी है। सागौन के आधार पर 19.36% पर, और जो मिश्रित वन के आधार पर है 58.36% के आधार पर लिया गया है। साल वन कहाँ पाए जाएंगे, मैं इस वाले मैप से आपको समझा देता हूँ। साल वन जो पाए जाएंगे यहाँ पर पाए जाएंगे, पूर्वी क्षेत्रों पर पाया जाएगा। साल वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, ये वृक्ष जो है साल भर हरे भरे रहते हैं, एक साथ अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिराते हैं। ऐसे वन जो हैं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। पेड़ों की लंबाई क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश प्राप्त करना होता है अपने भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, और इनकी जड़ें अपेक्षाकृत कम गहरी होंगी। ठीक है, ये चीज हमको दिमाग में रखना है। इसके बाद सागौन वन कहाँ पाए जाएंगे, तो पूरा ये वाला बेल्ट जो है मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक सागौन पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और सागौन जो है
पूरा मध्य प्रदेश का सागौन एक तो पूरे भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और ये जो है 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों पे सागौन वनों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर जो है साल और सागौन दोनों पाए जाएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से सागौन वन ही पाए जाते हैं। मिश्रित वन जो है ये पूरा एरिया हमारा मिश्रित वन का रहेगा, और बल्कि थोड़ा सा बुंदेलखंड वाला भी एरिया ले सकते हैं। तो मिश्रित वन के अंदर जो होगा दोनों तरह के वन पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रतिशत मध्य प्रदेश में मिश्रित वन का है, 58.3%। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। साल वन को साल वन इसलिए कहते हैं क्योंकि साल भर ये हरे भरे रहते हैं। सागौन 19.36, और मिश्रित वन के आधार पर हम लोग 58 सबसे ज्यादा वन यहीं पर ये पाए गए हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं, हमने लिखा है शासन के आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। देखिए, जो आरक्षित वन है यहाँ पर शासन का पूर्ण नियंत्रण है। मानवीय गतिविधियों को कोई अलाउ नहीं किया गया है। ना ही आप लकड़ी काट सकते हैं, ना ही आप पशुओं को यहाँ पर चारा खिला सकते हैं। किसी भी तरह की लकड़ी काटना अपराध है। पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में वन रहते हैं। मतलब एक तरह से ये बड़े महत्वपूर्ण वन होते हैं। संरक्षित वन में ये भी रहते हैं, लेकिन सरकार के नियंत्रण पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पशुओं को चराने की अनुमति रहती है, ये दिमाग में हमको रखना है। व जलाऊ लकड़ी को भी यहाँ से हम बीन सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी तरह की एक्टिविटीज करने की हमें अनुमति नहीं होती है। जबकि अवर्गीकृत वन में जो होता है ये सरकार के नियंत्रण पर नहीं रहता है। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों का संपादन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत। देखिए, हम लोगों ने कितने आधार पर पढ़ लिया। पहला, ये अगर इसको मान लें शासकीय, इसके बाद दूसरा प्रजाति के आधार पर, तीसरा जो है हम लोग ने भौगोलिक आधार पर पढ़ा, और चौथा जो हमने प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया है। मुख्य रूप से ये 4 वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। और ये जो वन वृत्त बांटे गए थे बड़े और छोटे, मैंने उसको मैप में दिखा दिया है, आप देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा एरिया है ना, फिर ये बड़ा, फिर ये सबसे छोटा एरिया। तो ये मैप के थ्रू आपको मैंने वन को दिखा दिया है। तो वनों का एक तो ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वनों का महत्व बताइए। वनों का महत्व बताइए। यहीं पे समझ लीजिए वनों का महत्व क्या होता है। तो वनों का सबसे ऐसा समझ लीजिए, वन है तो हम हैं। वन है तो हम हैं। वन जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वन जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं। वन जो है मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब वन जो है कई तरह के खनिज संसाधन को उपलब्ध कराते हैं। जड़ी बूटियों के स्रोत होते हैं, नदियों के उद्गम होते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं। तो ये सब विशेषताएं जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, ये सब वनों के महत्व को दर्शाती है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एमपीपीएससी में, वनों का महत्व समझाइए। तो वनों का महत्व आप सब जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो अगर देखिए, ऑक्सीजन के बहुत रिच स्रोत होते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। आज जो है हम सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, और अगर वन बहुत ज्यादा हो तो इस समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, ये सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके बाद देखिए, मृदा अपरदन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? क्योंकि ये पानी की गति को बरसात में कम कर देते हैं। इसके कारण से मृदा अपरदन प्लस जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो भी मृदा को पकड़कर रखती हैं। कई सारी नदियों के उद्गम स्रोत होते हैं। कई सारे नदियों के उद्गम स्रोत होते हैं। तो एक इसकी विशेषता ये भी हो गई। इसके बाद देखिएगा, वर्षा को आकर्षित करते हैं। वर्षा को आकर्षित करते हैं। हाँ, इसके बाद देखिएगा, कई प्रकार के खनिज के स्रोत होते हैं। हाँ, इसके बाद देखिएगा, जड़ी बूटी के स्रोत होते हैं। जड़ी बूटी के स्रोत होते हैं। जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। ये भी देखिएगा, जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। ठीक है। इसके बाद और देखना, वर्षा आ गया, खनिज आ गया, जड़ी बूटियां आ गई, है ना। पर्यटन के क्षेत्र होते हैं बहुत, आप देख लीजिए, हिल स्टेशन के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं ये सब। तो ये सब जो है, आप देखिए,
वनों का इतना सारा महत्व है और इसी कारण से वन जो है हमारे जीवन, मैंने पहली लाइन कहा वन है तो हम हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका मेंस का तैयार हो गया। वनों के महत्व को समझाइए, तो आपका ये सब महत्व हो गया। वनों के टॉपिक में हम लोग कल एक लेक्चर और डालेंगे। जो संसाधन है उसमें एक क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, प्रमुख उत्पाद और गौण उत्पाद, बड़ा फैक्चुअल सा टॉपिक है और मैं यहाँ पे 5-7 मिनट का टॉपिक रहेगा, उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। बहुत जल्दी सरदार पटेल एकेडमी जो है मध्य प्रदेश स्पेशल की टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च करने जा रही है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस को इतने साइंटिफिक ढंग से डिस्कशन कराया जाएगा कि आप 100 क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कम से कम मेरा प्रयास ऐसा रहेगा 400 क्वेश्चन से ज्यादा नॉलेज लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।